जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज यहां पर सिविल सर्विस का प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2024 का, और इस एग्जाम को देखने के बाद आप में से जो सीएपीएफ सीडीएस के स्टूडेंट हैं उनको एक आइडिया लगा होगा कि जो एक डर बना हुआ था सीडीएस एग्जाम के बाद कि यार पेपर अब तो एनसीईआरटी से आता ही नहीं, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, पेपर आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, तो वो चीज शायद अब आपको समझ में आई होगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार यूपीएससी ऐसे खेल कर देती है कि कई बार क्वेश्चन पेपर ऐसा डिफिकल्ट आ जाता है, पर यह जरूरी नहीं कि यह चीज हर साल रिपीट हो। सीएससी का पेपर आपने 2023 में देखा कितना डिफिकल्ट आया था, बट सर 2024 का पेपर मैं आज आपको यहां पर एक एनालिसिस दिखाने वाला हूं। हालांकि ये हमारा डोमेन नहीं है, मैं कभी भी सिविल सर्विसेज के जो पेपर हैं उनको एनालिसिस नहीं करता हूं, पर सर मेरी एक मजबूरी बनी क्योंकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो गिर रहा था सीडीएस का पेपर देखने के बाद। सिविल सर्विस का पेपर होने से पहले कई बच्चों के डाउट थे कि सर पेपर टफ आएगा, पेपर ऐसा होगा, पेपर वैसा होगा, हम एनसीईआरटी पढ़ें, नोट्स पढ़ें या ना पढ़ें। तो सर आप सबके जो डाउट्स आ रहे हैं ना, अभी भी जो सीएपीएफ के लिए हमारे पास पूरे 50 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 50 मतलब नहीं, 48-49 डेज रिमेनिंग है। तो इन दिनों में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन को लेकर चल पाएं, इसीलिए मैं मजबूरन इस एनालिसिस को कर रहा हूं। मैं आपको दोस्तों यहां पर दिखाऊंगा कि इतिहास में पहली बार सीएससी ने कैसे चीजों को डायरेक्ट बुक से पूछा है। सर ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। आप पुराने कोई भी पेपर उठा लीजिएगा कि इतने क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट मिल जाएंगे, वो भी एक सब्जेक्ट एक बुक में से, ठीक है। बाकी हो पाएगा तो सर मैं आगे भी एनालिसिस लेकर आ पाऊंगा, बट यहां से प्लीज आप लोग अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आइए, अपने आप को बूस्टअप करिए कि यार चीजें अभी भी वहीं से आ रही हैं जहां से पूछी जा रही थी। एनसीईआरटी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो अब यूपीएससी सीएससी के भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से, सीएससी के इतिहास में पहली बार डायरेक्ट सोर्स। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं। थोड़ा सा समझदारी से काम करिएगा, यहां से चीजों को सीखते हुए चलिएगा प्लीज। देखिए क्वेश्चन आपका है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से पूछा है सर, कंसीडर द फॉलोइंग: पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। ये 4 कंपाउंड के बारे में बात हो रही है और कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो आपके वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, ठीक है। तो अब यहां पर दोस्तों, यहां पर जो इसका आंसर रहेगा, हालांकि ये चारों ही आपके प्रोडक्ट हैं वॉल्केनिक इरप्शन के, और मैं इसका सोर्स आपको दिखा देता हूं। इसका सोर्स सर आप पेज नंबर 26 पर चैप्टर नंबर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाएंगे तो यहां पर आपको ना वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी हुई है। यहां पर कह रहा है कि द मटेरियल दैट रीचेस टू द ग्राउंड इंक्लूड्स, सर मैंने ये सर्कल भी किया था और मैंने बताया था अपने कंक्लूजन वीडियो में कि ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने जो मार्क की हुई हैं या फिर सर्कल की हुई हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या क्या इंक्लूड करता है मटेरियल? लावा फ्लोज, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, अब ध्यान से देखिएगा, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज है, वॉल्केनिक बॉम्ब, एश एंड डस्ट है, गैसेस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड और सल्फर कंपाउंड। चारों चीजें आ गई, दिख रही हैं, ठीक है। आपका पायरोक्लास्टिक डेब्रीज आ गया, एश डस्ट आ गया, नाइट्रोजन कंपाउंड आ गया, सल्फर कंपाउंड आ गया। यही 4 चीजें यहां पर दे रखी हैं: पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। अब जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा है पर ध्यान से नहीं पढ़ा, बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ा, तो वो शायद कह सकता है कि यार ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, कैसा पूछ लिया, हमसे नहीं अटेम्प्ट हो पा रहा है, ठीक है। पेपर इजी था पर कहीं कहीं पर ना आप लोग परेशान हो सकते थे, तो उसमें से ये क्वेश्चन था। तो देखा आपने डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से। और सर अगर मैं नोट्स की भी बात करूं, जैसा कि हमारे गेम चेंजर पर मैंने ये कंक्लूजन वीडियो में डिस्कस भी किया है, और इनफैक्ट जो भी बच्चे गेम चेंजर में हैं, यार आप जाकर वॉल्केनिक इरप्शन का नोट्स खोलकर देखिएगा, वहां पर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में डिवाइड करके भी बताया गया है कि पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट और गैसेस जैसे कंपाउंड नाइट्रोजन और सल्फर यहां पर मटेरियल इंक्लूड करते हैं वॉल्केनिक इरप्शन में, ठीक है। तो ये आपका यहां पर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, ये भी दोस्तों क्लास 11th से ही है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to the poles.
सेकेंड है स्टेटमेंट 2, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। अब सर यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट लाइन बाय लाइन, मतलब यार यूपीएससी ने इस बार जो मजा दिया है ना पेपर में, मतलब देख के ही आनंद आ गया कि यार सीएपीएफ में पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो। सर यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है बॉक्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल्स, ठीक है। यहां पर यही बात कह रहा है, थिकनेस जो है ट्रोपोस्फेयर की ग्रेटर है इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पर ग्रेटर है, इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल। फिर कह रहा है कारण, क्योंकि हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट एट द इक्वेटर, हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तो रहा आपका यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका एक्सप्लेनेशन। और सर क्या कोइंसिडेंस है, मतलब क्या कोइंसिडेंस है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिया है और वहां पर देकर भी मैंने ये बात कही थी कि हो सकता है, देखिए मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में ये दो स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और मैंने जब डिस्कशन किया था तो मैंने ये बात कही थी कि इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि या तो इसे स्टेटमेंट 1 कर दे और 2 कर दे और फिर यहां पर दोनों को एक्सप्लेन करके जो क्वेश्चन आता है असर्शन और रीजनिंग वाला, तो मैंने ये बात वहां पर कही थी और मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि डायरेक्ट यहां पर वो क्वेश्चन उसी पैटर्न पर पूछा है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी दोस्तों कि कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सिविल सर्विस एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया और वर्ल्ड, वहां पर भी पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से। सर एनसीईआरटी पर बहुत भरोसा करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर, वाटर वेपर के बारे में बातचीत हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दो स्टेटमेंट दिए, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं आपको। वाटर वेपर के बारे में बात की है, वाटर वेपर के बारे में डिस्कशन आपका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वही सेम चैप्टर जो अभी पीछे हमने देखा, उसी चैप्टर में आपको यहां पर डिस्कशन दिया है वाटर वेपर का। अब वाटर वेपर के बारे में आप पहला ही ये लाइन देखेंगे, वाटर वेपर इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा जो गैस है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर जो है वो डिक्रीज करेगा, और यही स्टेटमेंट आपको यहां दिया है, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। सर डायरेक्ट आपका बिल्कुल वर्बैटिम है, लाइन बाय लाइन आपसे यहां पर पूछा गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यहां पर इसको राइट कर देते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल, क्या इसकी परसेंटेज जो है पोल पर ज्यादा होती है? चलिए सर यहां पर देख लेते हैं। In the warm and wet tropic, it may account for 4% of the air by volume, while in the dry and cold areas यानी कि पोल्स की बात हो रही है, of desert and polar region कह भी दिया, it may be less than 1% of the air यानी कि पोल्स में ये मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। यहां पर देखो क्लियर भी किया है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा हो, वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर से लेकर पोल्स की तरफ ये घटता चला जाता है। तो सर मैक्सिमम होने का तो चांस ही नहीं रहा ना, तो आंसर होगा सिर्फ ओनली 1। क्लियर है, डायरेक्ट एनसीईआरटी है, बुक आपको दिख गई, पेज आपको दिख गया, सोर्स आपको दिख गया। अब अगर मैं बात करूं सर एनसीईआरटी के जो टेस्ट हमने प्रोवाइड कराए हैं, वहीं पर आप देखिएगा ये टेस्ट, वहां पर मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, सेम वही चीजें हैं, वही स्टेटमेंट है जो आपको यहां पर दिया हुआ है। एल्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन यहां पर किया हुआ है, ठीक है, पोल्स और इक्वेटर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं है कि चीजें कहीं बाहर से पूछी हैं। इस बार सीएससी में ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि इस बार आपको दिखाया है कि यार कैसे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चनों को फिर से पूछा गया है। तो प्लीज एनसीईआरटी को तैयार करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सर मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर। मैंने ये बात कही थी कि आपकी बुक में एक मैप है, ठीक है, वहां पर कुछ लाइंस हैं, आइसोथर्मल मैप है, उसको तैयार करके जाना, उसकी लाइनिंग्स को पढ़ के जाना, ठीक है। नहीं यकीन तो सर जितने भी स्टूडेंट, जितने भी 1500 बच्चे हमारे गेम चेंजर में हैं, प्लीज जाकर कंक्लूजन वीडियो को देखिएगा, ठीक है, या फिर मेरे जो आपका टेस्ट एनालिसिस है, मैंने वहां पर इसको टेस्ट में दिया था। हाँ, मैंने ये टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, मैंने यहां पर इंक्लूड भी किया है, मैं आपको भी दिखाता हूं। चलिए
तो देखिए क्वेश्चन ये है, नीचे ही मैं आपको इसका क्वेश्चन भी और सोर्स भी दिखाता हूं। ये दोस्तों आपका जो है पेज नंबर 79 है, सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। वहां पर ना एक ऐसा एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहां पर नीचे देखिएगा, ये देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन मंथ ऑफ जनवरी। और मैंने ये कहा था कि ये जो लाइंस हैं इसको पैटर्न को समझिएगा कि ये कहां पर कॉन्टिनेंट पर जो है नॉर्थ में जा रही है या ओशियन में नॉर्थ में जा रही है। तो यहां पर आपको इस पैटर्न को समझना था। और ये मैंने क्यों कहा था, देखिए यहां पर ये आपका जो टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड कराई थी उसमें क्वेश्चन भी दिया था कि इन द नदर्न हेमिस्फीयर, देखो मेरा मकसद था कि मैं आपको ये याद दिला पाऊं कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोथर्म लाइनिंग्स हैं वो कहां पर रहती है, कैसे रहती है, कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, जनवरी मंथ की बात हो रही है। तो द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये रहा आपकी जो टेस्ट सीरीज में मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कराया। अब सर यकीन नहीं करेंगे आप कि आपके पेपर में डायरेक्ट बिल्कुल लाइन बाय लाइन द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये देखिए सर, द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। व्हाट अ ब्यूटी, मतलब सर मजा आ गया देख के क्वेश्चन। सर देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर कोई चीज आपको प्रोवाइड कराते हैं तो हवा में बात करते हैं। पिछले 15 से 20 साल का एनालिसिस, मेटा एनालिसिस, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्जाम, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, एलडीसी, ईपीएफओ, जियो साइंटिस्ट, सिविल सर्विस, सर सारे एग्जाम का एनालिसिस करने के बाद हम लोग आपको गेम चेंजर जैसा प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। तब जाकर सर ये भरोसे से हम कह पाते हैं कि क्वेश्चन यहां से आए हैं या फिर नहीं आए हैं। मुझे खुशी है दोस्तों, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए हैं, टू द पॉइंट आए हैं। अब आपको पढ़ने में, सीएपीएफ का एग्जाम को तैयार करने में और भी मजा आएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट है आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात की जाए तो देखो ओशियन करंट पर हमेशा क्वेश्चन आता है, तो वही क्वेश्चन यहां पर इन्होंने इस तरीके से यहां पर बना दिया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया बच्चों के लिए। तो यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया ओशियन करंट के क्वेश्चन को, और कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट। अब देखो आइसोथर्मल मैप से लिंक कर दिया इसको कि जो कोल्ड ओशियन करंट है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड द नॉर्थ। देखो आइसोथर्म तो बेंड कर रहा है नॉर्थ की तरफ, ये आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, ये आप देख रहे हो नॉर्थ की तरफ कैसे ऊपर चला जा रहा है। और यहां पर आपका गल्फ स्ट्रीम भी है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी है, तो उसकी वजह से बिल्कुल ये इफेक्ट पड़ रहा है। पर क्या ये कोल्ड ओशियन करंट है? यार यूपीएससी यही गेम करती है बस, कहीं पर भी छोटा सा पॉइंट ऐसा चेंज करेगी कि आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो करके आ जाओगे ब्लंडर। कोल्ड ओशियन करंट नहीं सर, ये वार्म ओशियन करंट होते हैं यहां पर, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इस वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। राइट स्टेटमेंट 1 ओनली है। मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हमने प्रोवाइड कराया था इसे एनसीईआरटी में, टेस्ट सीरीज में, और आपका एनसीईआरटी में भी इसके बारे में यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़े। अब यहां पर सोलर इस क्वेश्चन के बारे में बात हो गई। अब बात है कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। वंडरफुल क्वेश्चन, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से, देखकर ही आपको मजा आ जाएगा। और आ भी रहा होगा कि यार मतलब सीडीएस में अगर एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए समझ में आता है, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। सीएपीएफ में आता है, समझ में आ रहा है कि चलिए यार वहां से तो पूछे जा रहे हैं। पर सिविल सर्विस में भी डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, मतलब देखकर ही मजा आ गया सर। 2 स्टेटमेंट है कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। यहां पर देखिए द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। ठीक है, कोरियोलिसिस फोर्स की बात हो रही है यहां पर, और ये इसका स्टेटमेंट है कि जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा तब होगा जब विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो वही कह रहा है कि कोरियोलिसिस फोर्स ज्यादा कब होगा, जब विंड वेलोसिटी हाई होगी। ठीक है, सेकंड है इट मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। सर यहां पर देखिए इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। बोथ स्टेटमेंट आर राइट। और ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत भी चेंज किया हो, डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट टू द पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। खास बात तो सर इस बार सिविल सर्विस में यही देखने को मिल रही है कि कई बार क्या होता है ना कि सिविल सर्विस अपने आप में अलग इसलिए है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को तो टच करता है पर इतना आसान नहीं कर देता कि चीजों को बिल्कुल डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से बना दे। जैसे कोरियोलिसिस फोर्स है, अब वो क्वेश्चन तो कोरियोलिसिस फोर्स पर पूछता है, हमेशा पूछता है,
पर वो कॉन्सेप्ट को ऐसा रखता है कि बहुत पेचीदा बना देगा, समझना ही मुश्किल हो जाएगा। पर यहां पर अगर वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सर ये इंडिकेशन है कि सीएपीएफ में भी आप ये भरोसा कर सकते हैं। भाई देखो, सीडीएस में थोड़ा सा भरोसा टूटा हम लोगों का, बट अब सिविल सर्विस से आप इस भरोसे को फिर से वापस अपने अंदर गेन करिए और जम के तैयारी करिए यार। अपनी एनसीईआरटीज को, आपको जो प्रोवाइड किए गए नोट्स को, आपको जो दी गई टेस्ट सीरीज को, आपको जो प्रोवाइड किए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सर बेहतरीन तरीके से तैयार कर लो। ये जो दिन बचे हुए हैं ना, इस दिनों में आप अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी जर्नी बदल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। अब 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि किस टाइप का क्लाइमेट है। सर ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने पहले पूछे नहीं है, हमें आइडिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं और इस पर बेस्ड मैंने आपको प्रीवियस एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, पर वो है ना कि इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन था जहां पर मैंने 3-4 पॉइंट आपको दिए थे और कहा था कि किस टाइप की क्लाइमेट की बात कर रहा है। और ये पूछा कहां से दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं। देखो ये रहा पहला पॉइंट, द एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर वेरी स्मॉल, यहां पर लो कह दिया है, फर्क कुछ नहीं है। कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर बिल्कुल सेम है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250। ये देखिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपके एग्जाम में टू द पॉइंट 3 स्टेटमेंट बना दिए हैं। और कह रहा है कौन सा क्लाइमेट, तो कौन सा हुआ, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट आपका राइट आंसर। देखिए टेस्ट सीरीज में भी हमने सेम इसी तरीके से पोलर क्लाइमेट में कुछ अच्छे पॉइंट दिए थे। तो लो ग्रोइंग मॉइसिस है, परमाफ्रॉस्ट रीजन है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इन समर है। तो किस टाइप के क्लाइमेट को यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो टुंड्रा क्लाइमेट यहाँ पर ये आंसर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन मतलब आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या टेस्ट सीरीज को समझा हो तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें ऐसी हैं कि तैयार करनी है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये ना जाने कितनी बार सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, इनफैक्ट सिविल सर्विस हो, हमेशा ये जून 21, समर सोलिस्टिस, ठीक है, इन सब पे क्वेश्चंस बार बार पूछता है। और इस बार फिर से एक क्रिएटिव तरीके से क्वेश्चन पूछा, हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 घंटे से ज्यादा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट कहां देखने को मिलता है। जून 21 की बात, यानी कि मान लीजिए अभी 16 जून है, 4-5 दिन हफ्ते भर बाद 21 जून आ जाएगी। अब खुद सोच के देखो कि यार मतलब इतनी धूप हो रखी है बाहर, तो सबसे ज्यादा जो सन 12 घंटे से ज्यादा तो हमें ही खुद देखने को मिलता है यार, सुबह से लेकर शाम तक इतना धूप होती है। तो पहला तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। तो अब अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो कैप्रिकॉन पे नहीं होगा, तो कैप्रिकॉन हटाओ यहां से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हटाओ, एलिमिनेट करो। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो आपने ये भी ध्यान करा होगा कि 6 महीने जो हमारे सर्कल होते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, वहां पर 6 महीने पूरा 24 घंटे दिन होता है और 24 घंटे रात होती है। और वो डिपेंड करता है कि हमारा सन किधर है। अगर सन हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है तो आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे पूरा 6 महीने के लिए दिन रहेगा, और अगर हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर में सन है तो एंटार्क्टिक सर्कल में पूरा 24 घंटे के लिए 6 महीने तक सन रहेगा, मतलब लाइट रहेगी। ये कॉन्सेप्ट आपने अगर पढ़ा हो, ध्यान हो तो अगर 12 घंटे की बात की है तो सर आर्कटिक सर्कल भी नदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। ठीक है, इधर ही हमारा इस समय सन है तो यहां पर भी लाइट रहेगी। तो आंसर हमारा 2 और 4 रहेगा यहां पर। और अगर मैं सोर्स की बात करूं तो सर ये क्लास सिक्स्थ जिसे आप लोग मामूली सी किताब समझते होंगे सर, इस चैप्टर से, मोशन ऑफ द अर्थ से, पेज 20 के, मतलब सीएपीएफ सीडीएस में मैं आपको बता सकता हूं सर 15 से 20 बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुके हैं, 15 से 20 बार। ठीक है, तो देखो यहां पर ये डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि द नदर्न पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो 12 घंटे से तो ज्यादा ही हो गया, और बाकी हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में उसमें तो है ही है। तो ये इसलिए आंसर इसका 2 और 4 हो गया। क्लियर है, क्लास 6 से आपके पूछा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में खास चीज पता है क्या है, अगर इसमें से एक भी स्टेटमेंट को आपने दोस्तों गलत कर दिया ना, आपको दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है। मान लो कि स्टेटमेंट 1 हमें पता चल गया कि गलत है,
तो भाई हमारा सीधा आंसर आ जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सीधे डी पर चले जाइए। हालांकि स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होगा। एनसीईआरटी में मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका जो है चैप्टर है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, और ये यहां पर दिया हुआ है, देखो आप देखोगे, एटमोस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से इफेक्ट होता है, ना कि ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। और सर इस पर ना एनडीए 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन भी था कि जो अर्थ एटमोस्फेयर है वो मेनली हीटेड किससे होता है, किससे होता है आपका, तो यहां पर क्लियरली मेंशन है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ना कि शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो क्या होता है ना, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं क्यों कहता हूं सर, यहां पर मैं चाहता ना, अगर मेरे पास और वक्त होता तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का पीवाईक्यू से भी सोर्स दिखा सकता था, पर मुझे लगता है कि इतना ही आपके लिए इनफ होगा, ये भरोसा दिला पाना कि भाई एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी है, पीवाईक्यूज कितने ज़रूरी हैं, एक अच्छी टेस्ट सीरीज कितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि पीवाईक्यूज को करके हमें कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन हमारे नए टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, राइट आंसर हमारा डी हो गया, डायरेक्ट सोर्स आपने देख लिया। उसके बाद मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ क्लास 6 से एक क्वेश्चन आया है। अब देखो ये काफी अच्छा और एक नया तरीका यूपीएससी ने इनोवेटिव तरीका पूछा है, क्वेश्चनों को पूछने का तरीका बनाया है, जहां पर 3 रो दी हैं इस बार, रीजन भी पूछ लिया, माउंटेन रेंज भी पूछ लिया और टाइप ऑफ माउंटेन भी पूछ लिया। मतलब वाह यूपीएससी यार, कभी कभी तो मतलब अच्छा लगता है देख के कि भाई कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करती रहती है यूपीएससी। ठीक है, चलिए, तो अब आपको भाई देखो माउंटेन रेंज तो पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे है, उसके साथ साथ वो टाइप ऑफ माउंटेन भी पता होना चाहिए। तो थोड़ी एक लेवल ऊपर बढ़ाकर जो है इन्होंने नॉलेज आपसे पूछ लिया, और ये सारी चीज़ें ना आपको दी हुई है 6th क्लास के एनसीईआरटी। आप देखेंगे मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, यहाँ पर आपको बताया भी है कि आल्प्स जो कि एक यंग फोल्ड माउंटेन है, तो आल्प्स यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन दे रखा है, तो सर ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, बिल्कुल रॉन्ग। उसके बाद एपलेशियन जो कि एक नॉर्थ अमेरिका में है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, तो अपलेशियन फोल्ड माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, एकदम करेक्ट है, थर्ड बिल्कुल सही है। उसके बाद वॉसगेस एक माउंटेन है जो कि यूरोप में है। अब वॉसगेस सर ये रहा, पहली बात तो ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, इसको हटाओ, सेंट्रल एशिया में नहीं है, इसको हटाओ। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 3 और 4 होगा। एंडीज के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो कुछ फेमस फोल्ड माउंटेन है, जिसमें एंडीज एक माउंटेन है जो साउथ अमेरिका में है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे वॉसगस है। अब शायद हो सकता है कि इसके बारे में आपको नहीं पता हो रीजन, बस कुछ ऐसे माउंटेन है जैसे एंडीज है, हिमालयाज है, आल्प्स है, सर ये कुछ ऐसे फेमस माउंटेन है जिनकी लोकेशन आपको पता ही होगी। तो ये 4th भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपके 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, डिफिकल्ट भी था, और सोर्स भी मैंने आपको दिखाया एनसीईआरटी से। और यहां पर ना कुछ ऐसे कई क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जैसे कि जो आपके सीएपीएफ में और आगे फ्यूचर में एग्जाम होने वाले जो भी एग्जाम हैं उसमें रिपीट हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी आगे फ्यूचर में चर्चा करेंगे। अभी बस मैं आपको एक सोर्स दिखा रहा हूं कि एनसीईआरटी से किस तरीके से चीजें डायरेक्टली पूछी हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका गंगा की डाउन स्ट्रीमिंग रिवर, जो कि आपको क्रोनोलॉजी में लगानी है। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट लगानी है। अब इसका कोई ऐसा मैप इस तरीके से नहीं है, ना ही इसको मतलब ऐसे दिखाया गया है आपकी बुक में, पर हाँ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने इसको पढ़ा है, और मैंने एक अपने एनालिसिस में ये बताया भी था इसका कोड, अगर आपको याद हो, कि जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उनको वेस्ट टू ईस्ट अगर लगाने के लिए आए तो सिंपल एक कोड याद रखो, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे, एक कोड है। ठीक है, मतलब याद करने का तरीका है, ठीक है, ऑफेंड नहीं होना कोई भी स्टूडेंट, बस याद रखो कि कैसे याद रख सकते हो। राम जाने यानी कि राम गंगा, गोमती का घाघरा गंडक कैसे, कैसे यानी कि कोसी, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। तो ये कोड है, काफ़ी यूनिक और काफ़ी फेमस जो है निमोनिक है इसको याद करने का। इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होता है। अगर आपको ये कोड याद होता है या किसी भी तरीके से आपको ट्रिब्यूटरी ध्यान होती तो आप इसे इजीली टिक करके आ रहे होते, गोमती घाघरा गंडक कोसी। तो ये है आपका ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन क्लास 11th की। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा एनालिसिस जो है कंप्लीट होता है। अभी मैंने जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे जो मुझे डायरेक्ट सोर्स से लगे, सर मेरा मकसद नहीं था ये एनालिसिस करने का, बट क्योंकि एक बच्चों से बात करते हुए मुझे एक डर बच्चों का नज़र में आता है कि सर जो कॉन्फिडेंस है ना वो धीरे धीरे सीरीज के बाद काफ़ी बच्चों का गिर चुका था।
तो सीएससी को देखने के बाद ना मैं कहूँगा कि सर जो ये 50 दिन बचे हुए हैं आपके सीएपीएफ के लिए, सर जी जान लगा दीजिए। आपके सामने एक हिंट भी छोड़ दिया है यूपीएससी ने। देखो, पहला तो वैकेंसीज बढ़ाकर हिंट दे दिया कि यार सिलेक्शन ले लो, ये आखिरी मौका है। दूसरा, सिविल सर्विस का एक पेपर दिखाकर हिंट छोड़ दिया कि भाई अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। आपको जो लग रहा था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके सामने हैं। अब बहुत सारे बच्चे मतलब इतने नकारात्मक होते हैं सर कि वो अभी भी कुछ ना कुछ तिगड़म लगाकर ना अपने आप को डिमोटिवेट करके रखेंगे। मतलब ऐसे ऐसे रीजनिंग लगाएंगे कि यार सीडीएस का पेपर टफ आया, सीएससी का पेपर इजी आया, तो अगला पेपर मतलब टफ आएगा। मतलब एक टफ आया, फिर एक इजी आया, फिर एक टफ आएगा। तो मतलब ना जिसको नहीं सिलेक्शन लेना ना, वो 1000 तरीके बनाकर अपने आप को सिलेक्शन से बाहर कर लेगा। और सर जिसको सिलेक्शन लेना है ना, तो आज का पेपर भी चाहे कितना ही टफ आता, चाहे सीएपीएफ का आने वाला पेपर भी कितना टफ आता, सर वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से उस गेम के अंदर कर लेता, वो सिलेक्शन ले ही लेता। ठीक है, तो भैया सिलेक्शन तो बच्चे लेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि उन स्टूडेंट में आपका नाम भी होगा या नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। मेरी ये मेहनत, छोटी सी एक मेहनत आपको पसंद आई होगी। आपका भरोसा बढ़ाने में जो मेरी कोशिश थी वो कारगर साबित हुई होगी। और अगर कोई भी जगह आपको हमारा जो एनालिसिस है दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसा एनालिसिस लगा और इसमें मैं आपकी किस तरीके से और भी जगह मदद कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।